डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम हमारे पद्म का सीजन 2 लेकर हाजिर हूं मैं ममता चोपड़ा। और ये सीजन हम शुरू कर रहे हैं भारत मंडपम से, वो स्थान जो नूतन पुरातन भारत का खूबसूरत समागम सामंजस्य प्रस्तुत करता है। वो स्थान जो आधुनिक भारत की तस्वीर को हमारी प्राचीन धरोहर और संस्कृति के रंगों से सजा रहा है। ये भारत मंडपम जो आज देश की शान बन रहा है, जहां से हम कर रहे हैं शुभारंभ हमारे सीजन 2 का। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कला और संस्कृति जगत की उन हस्तियों की जिन्होंने लोक कलाओं को नए पंख दिए, जिन्होंने बदलते दौर की चुनौतियों के बीच भी हमारी लोक संस्कृति को जीवंत रखा और बन गए हमारे पद्म। वाकई हमारे श्वास में रचता बसता है हमारा लोकगीत संगीत, और इस तरह के दर्शक दीर्घा जहाँ की तालियों की गड़गड़ाहट हमारे लोक कलाकारों को ये ऊर्जा देती है कि वो अपना पूरा जीवन ही इसको समर्पित कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, किसी में इतना जुनून भी लोक नृत्य को लेकर हो सकता है कि वो अपना सर्वस्व ही इस पर न्यौछावर कर दे, समाज बहिष्कार कर दे, लेकिन वो लोक नृत्य को ना छोड़े। और ये जुनून दिखाया बुंदेलखंड के राम सहाय पांडे ने, जिन्होंने बेड़िया समाज का राई लोक नृत्य सीखा, और न केवल सीखा बल्कि विदेशों तक भी इसे पहुंचाया। हिंदी फिल्मों में भी लोक नृत्य राई को प्रस्तुत किया, और इसीलिए आज वो कहलाते हैं राई लोक नृत्य के सम्राट। बुंदेलखंड एक ऐसी धरती जहां पानी की बूंदें भले ही कम बरसती हों, लेकिन लोक कला की बहुमूल्य संपदा से यहाँ का कण कण सराबोर है। लोक कलाकार राम सहाय पांडे लोक कला को समर्पित महान विभूति, जिन्होंने बुंदेलखंड के लोक नृत्य राई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो आधुनिकता और व्यावसायिक दौर में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था, आज ये लोक नृत्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मृदंग की थाप पर जब मंच पर राम सहाय पांडे जी के कदम थिरकते हैं तो बरसों पुरानी लोक कला के रंग हर ओर बिखर जाते हैं। आज अगर राई नृत्य बुंदेलखंड की सीमाओं को लांघकर विदेशों में अपनी पहचान बना चुका है, तो इसका श्रेय राम सहाय पांडे को जाता है। पद्मश्री मिलने से समाज बदल गया है कि जो आदमी हमारा ने छुआछूत कहते, वे आज जा कहने लगे कि तुमने इस देश का, मध्य प्रदेश का नाम ऊंचो कर दिया। कि वो राई पे आज तक कभी पद्मश्री नहीं मिला है। आज इतिहास है कि राई में जो पैदल पद्मश्री मिला है, तो आज आदमी इतने ज़्यादा खुश है कि राई पे वो पद्मश्री मिल जाना बहुत बड़ी बात है। मैंने बचपन से राई जिलाने वो किया है, और इस राई पे छुआछूत बहुत ज़्यादा। हमने बस छुआछूत मिटावे के लाने जो संकल्प करो तो कि जो छुआछूत मिटाने हम बहुत गरीब रहे। हमने मजदूरी करी, राई छोड़ी थी कि मजदूरी को जाते, रात में हम राई करने जाते। राई को हमने देश में और विदेश में जाके हमने राई करी। हम राई नहीं छोड़ सकती, राई तो हमारी जीवन है। हमने उसमें अपना संकल्प लेना है कि राई हम करेंगे और राई से हमारा जीवन पार करेंगे। राई नृत्य मूल रूप से बेड़िया समाज से जुड़ा है और राम सहाय पांडे ब्राह्मण परिवार से थे। इस नृत्य को अपनाने के लिए उन्हें समाज द्वारा बनाई जात पात की बेड़ियों को भी तोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि समाज द्वारा बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी धुन के पक्के राम सहाय नहीं माने और तमाम विरोधों के बावजूद राई नृत्य सीखना शुरू कर दिया। इस नृत्य से जुड़ी प्राचीन समय की संकीर्ण सोच से आगे बढ़कर आज वे जापान, दुबई, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत 18 देशों में 100 से अधिक प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इसके अलावा वे हिंदी फिल्मों शायर, चौकीदार और समर में भी लोक नृत्य प्रस्तुत कर चुके हैं। मेरे पिताजी के बारे में लोग बताते थे कि मेरे पिताजी जब दूसरी पढ़ते थे तो इन्होंने सानोदा में राई देखी, और राई देखने के बाद तो ये ऐसे पागल हो गए कि इनने कहा कि मैंने अपना जीवन लोक कला के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे ये 15-16 साल के हुए
तो इनका संघर्ष कार्य में आया। इनने मार्शल आर्ट और सब कुछ करने के बाद ये एक बहुत ही अच्छे राई नर्तक 16 वर्ष की उम्र में बन गए। जहाँ भी राई होती थी मेरे पिताजी वहाँ बगैर बुलाए पहुँच जाते थे और पूरी रात राई करते थे। समाज के लोग ताने मारने लगे कि तुम लोग बेड़िए हो। इनने कहा भैया मुझे चाहे घर से निकाल दो, चाहे जहाँ से निकाल दो, चाहे समाज निकाल दे, मैं राई करना नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर राई नहीं छोड़ूंगा। आज उस राई को जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया मेरे पिताजी ने, तो सब लोग उस राई के लिए जो है द्वेष की भावना से देखना बंद कर दिया। आज हमारा परिवार, हमारा पूरा गांव, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा बुंदेलखंड बहुत ज्यादा गौरवित हुआ। गांव से हीरो को ढूंढकर उन्हें उनका अधिकार देना जो कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम सब, हमारा पूरा परिवार उनके बहुत बहुत आभारी है। राम सहाय इस लोक नृत्य विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बुंदेली लोक नृत्य नाटक कला परिषद की स्थापना कर प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। विलुप्त हो रही राय नृत्य कला को सहेजने के लिए शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान, नृत्य शिरोमणि सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लोक कलाकार राम सहाय पांडे को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के विविध रंग तथा मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व के रंग जिन्हें प्रदर्शित कर रही हैं यहाँ मिनिएचर पेंटिंग्स की शैली से प्रेरित खूबसूरत पेंटिंग्स, जिन्हें पाल, दक्कन, मुगल, राजपूत के दौर की मिनिएचर पेंटिंग्स की शैली में ही बनाया गया है। खूबसूरत पेंटिंग्स जो भारत मंडपम में सजाई गई हैं ताकि विदेशी पर्यटक ही नहीं, हमारे देसी भी जो भी लोग हैं यहाँ के देश के, वो भी यहाँ पर आए और सराहें हमारे देश की इस समृद्ध कलाकृतियों को। लेकिन जब हम बात करते हैं समृद्ध कलाकृति या समृद्ध संस्कृति की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है हमारी संस्कृति का, क्योंकि हमारे लोक गीत संगीत में भी तो इसी तरीके की सोच, अवधारणाएं हैं जो प्रदर्शित की जाती हैं। और इसीलिए जो भी लोग हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें देश पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहा है। जैसे डॉक्टर माधुरी बर्थवार, जिन्होंने अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन 50 साल लगा दिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने महिलाओं को लेकर जो वहां पर रूढ़िवादी सोच थी उसको भी तोड़ा, उन बेड़ियों को काटा। उन्होंने महिला बैंड, ढोल वादक तैयार किए और यही नहीं बल्कि उन्होंने शोध कार्य को भी आगे बढ़ाया, पुस्तकें लिखी उत्तराखंड के लोक गीत संगीत के ऊपर। और इसीलिए उनके प्रयासों के कारण उन्हें उत्तराखंड की लोक संस्कृति के शोध संस्थान कहा जाता है। और उनके इन प्रयासों के लिए ही तो उन्होंने पाया है पद्मश्री का सम्मान। भली बरसाना आंधी क्या फूल भली बरसाना। डॉक्टर माधुरी बर्थवार एक ऐसी महिला जिसे जब परिवार का साथ मिला तो वो समाज सुधार की बुलंद आवाज बन गई। माध्यम बना लोक गायन। लंका गढ़ भीतारा बैठो लंगा की डाली 5 दशकों से उत्तराखंड के लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार में प्रयासरत डॉक्टर बर्थवाल ने लड़कियों के लिए संगीत को लेकर व्याप्त संकीर्ण विचारधारा का विरोध किया। गायक सितार वादक पिता ने बेटी को सदा प्रोत्साहित किया। गंगा जी था कुला की थरी, गंगा जी राजा भगीरथ ना, गंगा जी तेरी तपस्या करी। समाज से लड़कर संगीत का प्रशिक्षण लिया। ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद की प्रथम महिला संगीतकार बनी। कार्यक्रम धरोहर के द्वारा 32 वर्षों तक आकाशवाणी में लोकगीत संगीत का प्रचार प्रसार किया। गांव-गांव घूमकर असली लोक कलाकारों को पहचाना और मंच प्रदान किया। बचपन से ही जो है, जब थोड़ा सा बोलना सीखा होगा तो मैं अपने पिताजी के मुख से जब दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती थी तो उसी को गुनगुनाने लगती थी और फिर वही मैं
सीख गई थी बचपन से ही। और जब पिताजी को पता लगा कि मेरी बेटी कुछ सुरीली है, तो हमारे यहाँ फिर लैंसडाउन चली गई थी मैं, और वहीं पर जो है रही। और वहाँ पर जो है जब मैं 2.5 साल की थी, तब हमारे यहाँ लैंसडाउन में एक कंपटीशन हुआ था छोटे बच्चों का, 5 साल तक के बच्चों का। तो उसमें मेरे पिताजी मेरे को भी ले गए और उसमें मैं फर्स्ट आई। बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया, और उसमें नृत्य, गायन, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ होगा उसमें सब में मैं काम करती थी। और फिर गढ़देवा, स्टेट रैली, रीजनल रैली में सब में फर्स्ट आती थी। तब फिर जो है फिर मेरे पिताजी मेरे को बाहर ले गए लैंसडाउन से, और फिर मुझे शास्त्रीय संगीत का उन्होंने विधिवत ट्रेनिंग दिलवाई। जब मैंने हाई स्कूल करा तो अपनी वो शास्त्रीय संगीत में मैंने 6th ईयर कर लिया था, और अपने ही स्कूल में मैं जब संगीत टीचर बन के आई तो सारे हमारे जो समाज था उसमें सबको बहुत हैरानी हुई। इतनी छोटी लड़की, कल की ये मधु, और आज ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही है? शायद नाटक वाटक हो रहा होगा स्कूल में, इसलिए उसी में जा रही होगी। लेकिन तब उनको पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। तब उन्होंने अपनी लड़कियों को भी बोला कि बेटा हमारी लड़कियों को भी सिखा। और फिर बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों को मैंने शास्त्रीय संगीत सिखाया। मेरे को एक अपना डॉक्टर माधुरी बड़थवाल की हिम्मत असीम है। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच का अंत करने के लिए पारंपरिक मंगल टीमें बनाई। यही नहीं, ढोल वादन में भी पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए महिलाओं को ढोल वादन में दिया प्रशिक्षण, और महिला बैंड बनाकर अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उत्तराखंड के लोकगीतों पर किए शोध के लिए मानी जाती हैं लोकगीतों की एक शोध संस्थान। इसके अलावा लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत के साथ मिलाकर एक नया स्वरूप दिया। जब शुरू में हम दीदी से मिले तो संगीत के मामले में शून्य थे। उन्होंने हमें स्वरताल का ज्ञान दिया और लोकगीत, लोक नृत्य और ढोल दमाऊ वादन में भी पारंगत किया। उनके साथ हम लोग उत्तराखंड ही नहीं, अनेक राज्यों के विभिन्न समारोहों में, बड़े बड़े मंचों पर भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, और हम सब तन मन धन से सशक्त हैं। वे एक निस्वार्थ कर्मयोगिनी है, और उनका बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है अपने लोक संगीत का संरक्षण, संवर्धन और लोक संस्कृति का हस्तांतरण, और वे निरंतर बिना थके इसी कार्य में लगी हुई हैं। डॉक्टर माधुरी बड़थवाल ने संस्था मनु लोक सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन संस्थान के द्वारा उत्तराखंड के दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कोविड के दौरान गढ़वाली लोक संगीत पर 5 पुस्तकें भी लिखी। राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार, उत्तराखंड रत्न और उत्तराखंड भूषण सहित कई पुरस्कारों का सम्मान हासिल कर चुकी डॉक्टर बड़थवाल लोक संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। डॉक्टर माधुरी बड़थवाल को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत मंडपम में यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं पंच महाभूत, यानी आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। क्योंकि भारत ये मानता है, हमारी संस्कृति में ये तथ्य है कि ये 5 तत्व जिनसे पूरा विश्व बना है, और मानव भी इसी से बना हुआ है, और इसी गुण तथ्य और ऐसे ही तमाम हमारी संस्कृति के पहलुओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दिखाते रहेंगे आपको, लेकिन फिलहाल हमारे पद में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
भारत मंडपम में प्रदर्शित है हमारे देश की समृद्ध वस्त्र कला विरासत। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत की इस वस्त्र कला को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और वस्त्र कला के साथ साथ हमारे देश की समृद्ध कशीदाकारी कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हिमाचल प्रदेश की चंबा रुमाल कशीदाकारी जो वक्त के साथ विलुप्त हो रही थी, लेकिन ललिता वकील जी ने बीड़ा उठाया इसे संरक्षित करने का, और इसे युवाओं के साथ इसे ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे आगे बढ़ाती रहे। उनके प्रयास जो पिछले 50 सालों से तैयार हैं, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने प्रयासों के लिए ही वे पा रही हैं पद्मश्री का सम्मान। चंबा कढ़ाई के जरिए चंबा रुमाल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाली हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हस्तशिल्पी ललिता वकील पिछले करीब 50 वर्षों से चंबा कढ़ाई की पारंपरिक कला को सहेजे हुए हैं। स्वयं 14 वर्ष की उम्र में इस 2 रुखा कढ़ाई कौशल की बारीकियां सीखी और फिर नए नए डिजाइन कौशल के साथ इस कला के उत्थान में जुट गईं। वक्त के साथ विलुप्त हो रही इस कला को जीवित रखने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए। चंबा रुमाल को मैंने बहुत साल पहले, 52 साल हो गए मुझे, जब मैं 12-13 साल की उम्र की थी, तब से मैंने इसको शुरू किया था। उस वक्त चंबा रुमाल जो था, चंबा के लोग जो थे वो भी इतना नहीं पहचानते थे इसको। चंबा रुमाल का काम शुरू किया तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आई। पहले एक तो अपने बच्चों को और लेडीज को, इतना गरीबी बहुत थी, घर से बाहर इतना लेडीज नहीं जा सकती थी, मतलब इतना काम नहीं कर सकते थे लेडीज अपना। तो मैंने, जैसे मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ ने मुझे इस चीज के लिए बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बोला देखो आपके हाथ में अच्छा हुनर है। उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि देखो आप, इतनी गरीबी है, आप घर घर से बच्चों को या लेडीज को मतलब लेके आओ और आप में अच्छा हुनर है और इनको आप सिखाओ। तो मैंने वहीं से शुरू किया था ये काम। मैं फीस चार्ज नहीं करती थी, आज तक भी नहीं कर रही हूँ फीस। तो मैं घर घर से जो गरीब बच्चे थे, लेडीज थी, उनको लेके आती थी और इधर अपने घर में ही उनको पूरा वो ट्रेनिंग देती। पुराने पारंपरिक डिजाइन और आधुनिक कारीगरी के अद्भुत मिश्रण से ललिता जी ने इसे नए जमाने की उपयोगी कला का रूप दिया। इसे बढ़ावा देने के लिए देश विदेश में कई प्रदर्शनियों में अपनी बनाई अनुपम कलाकृतियों को प्रस्तुत किया। साथ ही इसे संरक्षित करने के लिए, इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, कला की बारीकियों से युवा पीढ़ी को रूबरू करवाने के लिए सरकार के सहयोग से हजारों महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षित भी कर चुकी हैं। आपने अपनी बहू को भी इस विरासत से जोड़ा ताकि ये कला परंपरा जारी रहे। जितना भी चंबा रुमाल की जितनी भी बारीकियां हैं मैंने सारी उन्हीं से सीखी, और मेरे अलावा वो बाकी लड़कियों को भी सिखा रहे हैं। जो भी लड़कियां मम्मी से सीखी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं लड़कियां जो निकल के आई हैं। कुछ एक लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं। शुरू से लेके एंड तक जितना भी काम होता है वो हम दोनों, मैं और मम्मी साथ में कर रहे हैं, साथ में लड़कियों को सिखा रहे हैं, और वो भी जैसे बिना फीस लिए हुए सिखा रहे हैं लड़कियों को। और हमारा मेन मोटिव यही है कि जितना अच्छा सिखा पाएं लड़कियों को उतना ज़्यादा बेटर है आने वाले टाइम के लिए। चंबा रुमाल जो है वो इतना अच्छा, जैसे दुनिया में मशहूर है ये चीज़, वो तो खैर मम्मी की वजह से ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ ने इसमें बड़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है। चंबा रुमाल एक कशीदाकारी हस्तकला है जिसे कभी चंबा राज्य के पूर्व शासकों के संरक्षण में बढ़ावा दिया गया था। पहाड़ी लघु चित्रकला से प्रेरित चंबा रुमाल को 18वीं सदी के मध्य से प्रोत्साहन मिला। महिलाएं इसे हाथ से बुने रेशम या सूती कपड़े पर करती थीं। 19वीं सदी के अंत में इसे पंजाब से आ रहे मिल के कपड़े पर भी किया जाने लगा। पारंपरिक चंबा कशीदाकारी के संरक्षण के लिए श्रीमती ललिता वकील को पद्मश्री पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ भारत मंडपम में योग को प्रदर्शित किया गया है। ये योग जो विश्व को भारत का उपहार है, जो होलिस्टिक वेलनेस की, समग्र कल्याण की बात करता है।
और ये योग हमारे ऋषि मुनियों की सदियों की तपस्या का परिणाम है और ये ज्ञान जो आज विश्व भर में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इसी तरह योग की ही तरह हमारी जो शास्त्रीय विधाएं हैं वो भी पूरे विश्व में सराही जाती है और इसका श्रेय जाता है हमारे देश के कलाकारों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन शास्त्रीय विधाओं को समर्पित कर दिया, जिनमें नाम आता है आध्यात्म की नगरी, शिव की नगरी काशी का, जहाँ रहते हैं पंडित शिवनाथ मिश्र, सितार वादन का एक जाना माना नाम, जिन्होंने अनूठी शैली सितार वादन की जो विकसित की वो देश भर में ही नहीं विश्व भर में भी पसंद की जाती है। और जब पंडित मिश्र मंच पर सितार वादन में तार छेड़ते हैं तो सभी सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके सितार वादन के प्रति योगदान के लिए ही तो उन्हें दिया गया है पद्मश्री का सम्मान। गंगा के तीरे बसा शहर बनारस, जहां गंगा की लहरों के साथ साथ गीत संगीत, कला और संस्कृति की अविरल धारा बहती है। काशी को विभूषित करने वाली विलक्षण प्रतिभाओं में से एक हैं पंडित शिवनाथ मिश्र, जिन्होंने वाद्य यंत्र सितार के साथ कई सफल प्रयोग कर इसे बहुआयामी विस्तार दिया। सदा सितार साधना में रत पंडित मिश्र ने सितार बजाने की अनूठी शैली विकसित की, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई पहचान दिलाई। पहले हमारा झुकाव सितार पर नहीं था, मगर जब हम बजाने लगे तो फिर हमारा उसमें और मन लगने लगा। तो हम जब सुबह 2 घंटा बजाते थे, 2 घंटा शाम को बजाते थे, 2 घंटा रात को, इस तरह से करके हम 6, 7, 8 घंटा रियाज करते थे। उस जमाने के सीडी चलता रहा, एलपी वाला, बड़ा वाला तावा वाला, तो वो भी हम कहीं कहीं जाते रहे, कहीं किसी के यहाँ या किसी के पास रहता रहा तो हम सुनते थे। तो विलायत खां का और कलाकार लोगों का, रविशंकर जी का, निखिल बनर्जी जी का, अब्दुल हलीम जाफर का, सितार के क्षेत्र में तो सुनने से हमको बहुत लगाव हुआ। तो फिर हमने सोचा कि अब हम सितारे बजाएंगे, हम दूसरा चीज़ नहीं बजाएंगे। पहले हमको ऐसा उम्मीद नहीं था कि हमको पद्मश्री मिलेगा या क्या। तो जब हमारे पास फ़ोन आया तो हमको बहुत खुशी हुआ। हमने सोचा कि आज हमारी तपस्या, हमारी साधना आज जाकर पूर्ण हुआ है। कभी सोचा नहीं था कि हमको पद्मश्री मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, मगर यह हमारे भारत सरकार का धन्यवाद है कि आज हमको पद्मश्री मिला और मन में बहुत खुशी हुआ। और फिर हम संगीत को, जो हम सोचते रहे कि अब रियाज करें न करें, मगर जब पद्मश्री मिला उसके बाद से हम अभी साधना अपना करते रहते हैं। अभी भी हम सितार 2 घंटा 3 घंटा बजाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारा हाथ पकड़े तो हमको बड़ा खुशी हुआ और बोले कि बनारस का क्या हाल चाल है। हमसे यह पूछे बनारस का क्या हाल चाल है। हमके बनारस बहुत अच्छा। हम उनके लिए बहुत धन्यवाद देंगे कि आज हमको उन्होंने हमारे संगीत को आगे बढ़ाया, हमको सम्मान दिया, हमारे कलाकारों को सम्मान दिया, हमारे काशी को उन्होंने आगे बढ़ाया। शिवनाथ जी ने 8 वर्ष की आयु से अपने चाचा बनारस घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सितार की शिक्षा ली। वे बनारस घराने की दीर्घ संगीत परंपरा के प्रतिनिधि हैं। अपनी अनूठी शैली में बनारस गायकी अंग की 4 शैलियों ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा बजाने वाले पंडित शिवनाथ मिश्र ने अपनी किताब माय म्यूजिकल जर्नी में 80 हिंदुस्तानी रागों पर आधारित 129 बंदिशें संकलित की हैं। अपनी सशक्त कला का विश्व भर में प्रदर्शन करने के साथ साथ उन्होंने देश विदेश के कई छात्रों को भी इस कला में प्रशिक्षित किया। उनको ये अवार्ड मिला है पद्मश्री, तो ये उनको कला को बहुत बड़ा एक सम्मान है। उनकी जो साधना उन्होंने जो इतने सालों में किया, जो उन्होंने मेहनत किया, उसका समझ लीजिए कि उनको एक सम्मान मिला है। और हमारे सरकार जो है, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चुन के जो कला को जो बचाए हुए हैं, जो संभाले हुए हैं, उनको जो
देख के समझ के जो सम्मान कर रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और घर में जिस दिन पता चला कि नाना जी को सम्मान मिला, उस दिन समझ लीजिए हम लोगों के लिए एक त्योहार ऐसा एक माहौल हो गया कि इतनी बड़ी एक उपलब्धि जो है कि एक घर में आई, एक सम्मान एक हम लोगों को मिला। तो ये समझ लीजिए कि पूरे एक भारतवर्ष, काशी, सब कलाकार, सबके लिए ये सम्मान है। भारत में सितार वादन की विरासत को अपने नए नए प्रयोगों के जरिए और समृद्ध बनाने वाले महान सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के हमारे पद्म के सीजन 2 के पहले एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन हमारा ये प्रयास कि हम अपने देश की इन विशेष शख्सियतों को आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों से देश के प्रति अपना योगदान दिया है, उन्हें आने वाली श्रृंखलाओं में भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।